जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप यह वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, PYQ है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन क्षेत्रों में विकास का मापक है। आपसे पूछे कि SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन क्षेत्रों में विकास का मापक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI एक संयुक्त सूचकांक है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है या UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी देश में मानव जीवन की गुणवत्ता को मापता है। या तीन मुख्य आयामों पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। सूचकांक जो तब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI पर कैपिटा PPP के अनुसार होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काफी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है, या एकदम सही है। रबर बोर्ड या कोएट्टम में, या भी सही है। चाय बोर्ड जो है कोलकाता में, या भी सही है। तंबाकू बोर्ड या कोच्चि, तो यह गलत हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां है यह? तो यह जो आपका है वह गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ना कि कोच्चि में। तो इसलिए यह गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का वो राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड कोच्चि में नहीं, या है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मकड़ियां किस प्रजाति या संघ के अंतर्गत आती हैं। आपसे पूछा है कि मकड़ियां किस प्रजाति या संघ के अंतर्गत आती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। मकड़ियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं और वर्ग अरेक्निडा से संबंधित होती हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो इनके शरीर तीन नहीं दो भागों में बटा होता है, सिर और वक्ष और उदर। इनकी 8 टांगे होती हैं। इनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। श्वसन के लिए बुक्स लंस होते हैं। जिनके अन्य उदाहरण जो है बिच्छू, टिक, माइट आदि भी अरेक्निडा वर्ग के आते हैं। बाकी विकल्पों की बात तो मोलस्का जो है इसमें घोंगा, ऑक्टोपस आदि आते हैं। एनेलिडा इसमें केचुए जैसे खंडित कृमि आते हैं। और निडेरिया इसमें जेलीफिश, हाइड्रा जैसे जलीय जीव आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। चलिए बताइए किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और प्रारंभ में उसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने शासन संभालने के बाद दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया और प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसका कार्य पीरियड जो था वो 1211 से 1236 तक इसका कार्य पीरियड रहा। 1211 से 1236 तक। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थे और दिल्ली की पहली महिला शासक बनी। बलबन ने बाद में शासन को और सुदृढ़ किया, परंतु राजधानी वहीं रही, दिल्ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी जो दिया या आपका गलत विकल्प हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है या सही या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध वास्तव में भगीरथी नदी पर नहीं, गंगा नदी पर टिहरी बांध जो वास्तव में भगीरथी नदी पर है, गंगा नदी पर नहीं। किस पे है? तो यह भगीरथी नदी पर है, ना कि गंगा नदी पर। भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर आगे चलकर गंगा नदी बनाती, इसलिए इसे गंगा पर कहा जाने तकनीक रूप से गलत है। बाकी ऑप्शन है जो दिया है नागार्जुन परियोजना, तो नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और यह आपका नदी जम्मू कश्मीर में है। रंजीत सागर बांध या रावी नदी पंजाब में स्थित है और टिहरी बांध परियोजना भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक
खेल से शुरू हुई? आपसे पूछा है कि ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन म्यूनिक 1972 से। ओलंपिक शुभंकर की परंपरा की शुरुआत 1972 के म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी से शुरू हुई थी। उस समय का पहला आधिकारिक शुभंकर था वाल्डी, जो एक डांस हाउंड नस्ल का कुत्ता था। क्या था उसका नाम? वाल्डी था। ये नाम ध्यान देके पूछ सकता है आपसे। तो वाल्डी था वह, जो कि एक 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 डांस हाउंड नस्ल का कुत्ता था। यह शुभंकर धैर्य, सहन शक्ति और मित्रता का प्रतीक माना गया। इसके बाद हर ओलंपिक खेलों में किसी न किसी रूप में शुभंकर को अपनाने की परंपरा बन गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है न्यायपालिका का यह अधिकार कि वह किसी कानून या कार्यपालिका के निर्णय को संविधान के अनुरूप होने के लिए परखे। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह सिद्धांत सबसे पहले 1803 में अमेरिका के प्रसिद्ध मुकदमे मुरबरी वर्सेस मेडिसन में स्थापित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बेंगुला की जलधारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेंगुला जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी समुद्री धारा है। यह अफ्रीका के पश्चिम तट, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है। यह अंटार्कटिका से आने वाली शीत धारा का भाग है और यहां का जलवायु शुष्क एवं मरुस्थलीय बनाती है। उदाहरण के तौर पर नाबी मरुस्थल। बाकी विकल्पों की बात हो तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा या अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर बहती है। फ्लोरिडा जलधारा यह भी गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम का ही आरंभिक भाग है। और ये मिंजर की जलधारा या गर्म जलधारा है जो उत्तर अटलांटिक की गर्म धाराओं में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुवैत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों द्वारा उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए नागरिक सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, किंग अब्दुल हजीज सऊदी अरब द्वारा, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजा फिलिस्तीन द्वारा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 120। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, किंतु कोई सदस्य अध्यक्ष भी अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। यह प्रावधान संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है जो संघ सरकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य है संसद में संप्रेषण को सरल बनाना और भाषाई विविधता का सम्मान करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपसे पूछा है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को भारतीय निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। 1909 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मालर मिल्टो सुधार कहा जाता है, ने भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हुआ, विभिन्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई, विशेषकर मुसलमानों के लिए। इससे भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना
स्थापना से है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने की थी। यह योजना महात्मा गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित थी, जिसका अर्थ है सभी का उदय या सबका कल्याण। इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, समाज में समानता और नैतिकता की स्थापना। सर्वोदय योजना को भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले एक वैकल्पिक विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक विस्तृत होगी जिन पर संसद कानून बना सकती है। यह शक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से प्रयोग की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां संसद का अधिकार है वहां केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति लागू होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 78 जो दिया है या प्रधानमंत्री के कर्तव्यों और राष्ट्रपति से उसके संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 70 या संसद द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन के विषय में नियम बनाने की शक्ति से देता है। अनुच्छेद 61 या राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य था अछूतों, दलितों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करना, समाज में फैली जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी ऊंच नीच को समाप्त करना, सभी वर्गों के लिए शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना। उनके साथ सावित्रीबाई फुले ने भी स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार में बड़ा योगदान दिया। इसमें जो विकल्प दिया ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन है, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पीबी नरसिम्हा राव, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1992 से 1997 तक थी, इसकी अवधि थी। इस योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे और वह ही योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, रोजगार वृद्धि और मानव संसाधन विकास। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने नई आर्थिक नीतियों को लागू किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? आपसे पूछा कि महायान शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म के दो प्रमुख शाखाओं में से एक है, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय की उत्पत्ति लगभग 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर यानी कि देव रूप मानता है और बुद्धिस्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महायान का अर्थ है महान वाहन, अर्थात ऐसा मार्ग जो सभी जीवों को मोक्ष की ओर ले जाए। इसका विकास मुख्यतः उत्तर भारत, चीन, कोरिया, जापान और नेपाल में हुआ। बाकी विकल्पों की बात करें तो जैन धर्म जो इसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हैं, महायान नहीं। शैव की बात करें तो यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है जो शिव की उपासना करता है। सिख यह धर्म गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीकल्चर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर का अर्थ है मधुमक्खियों का पालन पोषण एवं शहद उत्पादन की प्रक्रिया। इसमें छत्तों का रखरखाव, मधुमक्खियों की देखभाल, शहद एवं मोम का उत्पादन शामिल होता है।
या कृषि का एक लाभदायक सहायक व्यवसाय है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एग्रीकल्चर, इसका अर्थ है कृषि या खेती। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसका अर्थ है फल फूल और सब्जियों की खेती। और एविकल्चर की बात करें तो इसका अर्थ है पक्षियों का पालन पोषण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी। वह मूल रूप से चिश्त यानी कि अफगानिस्तान से आए थे और भारत में अजमेर राजस्थान में बस गए। उनका मकबरा अजमेर शरीफ दरगाह आज भी सूफी परंपरा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रमुख प्रतीक है। इसका उपदेश था प्यार, उनका उपदेश था प्यार, सेवा और मानवता की सच्चा धर्म का। बाकी विकल्पों की बात है तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा के महान संत थे, लेकिन संस्थापक नहीं। ख्वाजा सलीम चिश्ती ये अकबर के समय के सूफी संत थे जिनका संबंध फतेहपुर सीकरी से था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और दिल्ली में चिश्ती परंपरा में प्रचारक बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। आपसे पूछा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 16 दिन के लिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि सामान्यतः लगभग 16 दिनों की होती है। ये खेल हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं और इनमें विश्व भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कार्यक्रम का शेड्यूल इस तरह बनाया जाता है कि उद्घाटन से लेकर समापन तक कुल अवधि लगभग 2 सप्ताह से थोड़ी अधिक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि निम्न महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क कंटिनेंट कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय खोजकर्ताओं के लिए यह लंबे समय तक अज्ञात और रहस्यमय भूमि था। यहाँ का भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान यूरोप के लोगों को बहुत कम था। यह नाम 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खोजकर्ता हेनरी मॉर्टन स्टैनली द्वारा लोकप्रिय हुआ। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसे आइसलैंड कंटिनेंट या लैंड ऑफ कंगारूस कहा जाता है। यूरोप इसे ओल्ड कंटिनेंट कहा जाता है। एशिया को लार्जेस्ट कंटिनेंट या लैंड ऑफ डाइवर्सिटी को कहा जाता है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।